हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 2026 में जो वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं उनके नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। आपका जो पेपर आने वाला है सेम का सेम इसी प्रकार इसी पैटर्न पर आएगा। ये जो मॉडल पेपर है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी वार्षिक एग्जाम में एनुअल एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो हम इस पेपर को हल करते हैं, तो बने रहिए। पूर्णांक आपका 80 का आने वाला है, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है और ये निर्देश दिए हुए हैं कुछ। हमारे इसी चैनल पर द्वार्षिक के सारे पेपरों का हल हमने उपलब्ध करवा दिया है, तो आप जरूर देख सकते हैं। और आने वाले समय में वार्षिक एग्जाम के जितने पेपर होंगे उनकी आंसर की भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो देखो भी, पहला खंड ए आएगा, इसमें सारे प्रश्न एक एक नंबर के आने वाले हैं। बहु वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, 18 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे भी? 18 प्रश्न आएंगे, याद रखना। तो छोटे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देंगे तैयारी करते समय। पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इसका सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। बाइलिंगुअल भाषा में आएगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन ही राइट होगा। हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बन जाता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। ये तो क्या हो सकता है भी? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। तो इसमें आपका कैल्शियम आंसर होगा, कैल्शियम हो सकता है ये। आगे देखिए भी, 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है अभी? धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जिंक, पोटेशियम, गोल्ड, कॉपर। इसमें अभिक्रियाशीलता के आधार पर पोटेशियम है वो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखो, 5 नंबर प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है या 7 सहसंयोजक आबंध है? इसमें भी कितने भी? 7। इसमें क्या हुआ भी? 6 CH हैं और एक क्या है भी? C। ये कितने होते हैं भी? 7 होते हैं। इसमें ये प्रश्न द्वार्षिक एग्जाम में भी मॉडल पेपर में प्रस्तुत हुआ था शायद। बेंजीन की संरचना बतानी है आपको, बेंजीन का सूत्र बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ भी? राइट होगा। इस प्रकार की संरचना बेंजीन की होती है। आगे देखो भी, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। इसमें आपका द ऑप्शन राइट होगा। क्या होते हैं भी? परागकण होते हैं। क्या होते हैं भी? परागकण होते हैं। और 7 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें ईस्ट में होता है, ईस्ट में। इसमें भी ईस्ट में। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पुटअप होता है। बे ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अभी, मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। उपयुक्त सभी आपका आंसर बिल्कुल इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, रासायनिक समन्वय देखा जाता है पादप में, जंतु में। रासायनिक समन्वय दोनों में देखा जाता है, पादप और जंतु में। कोई प्रश्न में आपको संशय हो या मिस्टेक हो तो आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए भी? इसमें 25 सेंटीमीटर होती है। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, याद रखना आप। आगे देखो भी, श्वेत प्रकाश के रंग या वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग या वर्ण होते हैं भी? इसमें आपके 7 होते हैं। कितने होते हैं भी? 7 होते हैं, जिनको आप इस प्रकार विबग्योर के नाम से भी याद कर सकते हो। विबग्योर, ठीक है। आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 13 इसमें दिया गया है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ये निरूपित नहीं करता। वो सारे क्या कर रहे हैं भी? निरूपित कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भी? ओम होता है। क्या होता है भी? ओम होता है। नेक्स्ट देखो भी,
क्वेश्चन नंबर 15 इसमें देखो क्या दिया गया है अभी, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिलेखा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, इसमें द ऑप्शन राइट होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे देखो भी एक 16 नंबर प्रश्न है, चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी भी, दाईं ओर, बाईं ओर, कागज की बाहर की ओर, कागज के भीतर की ओर। इसमें आपका द ऑप्शन राइट होगा, कागज के भीतर की ओर होगी इसकी दिशा। ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं भी, घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, आम, मानव। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, तो ये बिल्कुल राइट एक ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भी, 18 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको पजल भी कर सकता है। इसमें आपका द ऑप्शन राइट होगा, केक, ककड़ी और घास। इसमें ऊपर वाले में तो ये चमड़ा है ना, ये निम्नीकरणीय नहीं है, और इसमें प्लास्टिक नहीं है, और इसमें क्या भी नींबू का रस मिलने से केक के अंदर इनमें कुछ क्या अभी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये निम्नीकरण में नहीं आता। द ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। अब आपके 6 प्रश्न हैं वो ब्लैंक्स खाली स्थान वाले आएंगे, तो ये भी एक एक नंबर के आने वाले हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, शुद्ध जल के पीएच का मान होता है, शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है अभी, 7 होता है। कितना होता है अभी, 7। अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं अभी, H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आगे यहां पर दिया गया एटीपी का पूरा नाम बताओ, ये लिखोगे एडेनोसिन, ये पीछे भी एक बार पुटअप हुआ एग्जाम में, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यहां पर आगे प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर है, 6CO2 प्लस में 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रही है, तो इसमें एक तो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, एक जल का निर्माण हो रहा है। साथ में क्या बनेगा अभी यहाँ पर, साथ में यहाँ पर C6H12 और O6 बनेगा, जिसे क्या कहते हैं अभी, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, ग्लूकोज कहते हैं। मोस्ट अच्छा प्रश्न है। अनुवांशिकता के जनक कौन थे भी, मेंडल थे, ग्रेगर मेंडल। ये प्रश्न तो बहुत पुराना है और बहुत ही बार पुटअप हुआ है। ग्रेगर मेंडल मटर के दाने के प्रयोग किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, ऐसे कौन से प्राणी होते हैं जो अपना लिंग बदल सकते हैं, कोई एक आधे का उदाहरण देना है आपको। जैसे आप घोंगे कह सकते हो, ये नर से मादा, मादा से नर बन सकते हैं। इसमें एक हॉक फिश होती है, ठीक है, हॉक फिश और घोंगे होते हैं, वो अपना लिंग चेंज कर सकते हैं। आगे देखो भी 3 नंबर प्रश्न है, अति लघुरात्मक प्रश्न है, ये भी 12 प्रश्न आने वाले हैं एक एक नंबर के। अर्थात एक एक नंबर के कितने प्रश्न हो गए भी, 18, 6, 24, 24 और 12, 36 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो एक एक नंबर के आने वाले हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, एक संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा आई हुई है। आप लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या लिखेंगे भी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखो 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, H+ AQ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसमें क्या बताएंगे भी, आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा, उतना ही अधिक क्या होगा भी, अम्लीय होगा। ये आप इसमें बताना था आपको। आगे देखिए भी, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उभयधर्मी, इसमें आप बता सकते हो उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर कि ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं भी, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, जिससे क्या बनता है भी,
एक तो लवण का निर्माण होता है और एक इसका निर्माण होता है अभी जल का निर्माण होता है। ये बात आप बता सकते हो। मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम बताइए। इसमें एक तो एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है अभी, एस्ट्रोजन होता है। एक टेस्टोस्टेरोन होता है, ये नर में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन महिला में दो पाए जाते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये तीनों याद कर लेना। आप पूछ सकता है नर में पूछे तो ये बता देना टेस्टोस्टेरोन, मादा में पूछे तो ये दो होते हैं। वैसे मानव में तीन होते हैं कुल मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 5 किया गया, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये आपने टीवी में ऐड देखा हुआ, कहीं पर आता है कि आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है अभी, आयोडीन युक्त नमक खाने से शरीर का विकास होता है। एक तो ये क्या होता है अभी, उपापचय के लिए आवश्यक है। उपापचय के लिए क्या होता है अभी, आवश्यक होता है। एक अपने थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसके उत्पादन में सहायक। एक गले में क्या होती है अभी, थायराइड ग्रंथि होती है जो क्या निकालती है अभी, थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। तो उसके उत्पादन के लिए ये आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता होती है। मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाना है आपको, ये आप बना सकते हो। लिंग निर्धारण का चित्र, एक्स वाई क्या होते हैं भी, जो गुणसूत्र होते हैं वो नर में होते हैं, और एक्स एक्स क्या होते हैं भी, मादा में होते हैं। तो आप एक्स लेंगे, इधर से क्या लेंगे भी, एक्स लेंगे तो लड़की पैदा होती है। वाई और एक्स क्या बनता है अभी, एक्स वाई लड़का। ठीक है, तो इसी प्रकार आप आगे भी बनाते जाएंगे। इस वाई का इससे भी बनाना है तो एक्स वाई होगा, और इस एक्स का इस एक्स से बनाओगे तो भी क्या होगा भी, लड़की के लिए बनेगा। ठीक है, तो ये विक्रिया बना सकते हो आप। अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता क्या होती है भी, हेरिडिटी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जो गुण चलते हैं ना, वो अनुवांशिकता होती है। आप लिखेंगे वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, वो अनुवांशिकता है। आपके दादा दादी के जो गुण है आपके माता पिता में आए थे, आपके माता पिता के गुण है आपके अंदर आए हुए, ये क्या भी अनुवांशिकता है। ये अच्छा प्रश्न है। लेंस व दर्पण सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र बताना है और दर्पण का सूत्र बताना। लेंस का सूत्र क्या होता है अभी, 1/f बराबर में 1/में v माइनस में 1/u। और जो दर्पण का सूत्र क्या होता है अभी, 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, याद रखना। लेंस में माइनस आता है, दर्पण में प्लस आता है। आगे 9 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता क्या होती है अभी, आप बता सकते हैं प्रकाश की किरणों को अभिसरण व अपसरण करने की उसकी जो क्षमता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं इसको। विद्युत परिपथ व साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम बताओ। आपके घरों के अंदर विद्युत परिपथ होती है, लाइट की जो व्यवस्था होती है, उसमें सुरक्षा उपाय के लिए क्या लगाते हैं आप भी, फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं भी, फ्यूज का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पोषी स्तर किसे कहते हैं। पोषी स्तर क्या होता है अभी, किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के वे विभिन्न चरण जिनसे होकर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे पहले घास है, घास को खरगोश ने खाई, खरगोश को कौन खा रहा है अभी, मानव खा रहा है, मानव को और चीज खा रही है कोई। तो इस प्रकार जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, विभिन्न जो चरण है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये क्या कहलाता है अभी, पोषी स्तर कहलाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के वे विभिन्न चरण जिनसे होकर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। खंड ब में क्या आएगा अभी, लोगात्मक प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न 2-2 अंक के आने वाले हैं। इनको हम अलग पीडीएफ में अध्ययन कर रहे हैं। देखो भी, अब देखो भी खंड ब में लोगात्मक प्रश्न है। पहला 4 नंबर प्रश्न आया हुआ है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। अच्छा प्रश्न है। लोहे को जंग से बचाने के 2 मुख्य तरीके हैं, पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना। ये तो इजी तरीका है, जिससे हवा व पानी का संपर्क रुक जाए और जंग नहीं लगेगा। दूसरा तरीका है सबसे प्रभावशाली, जिसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, जिसे यश दोलन भी कहते हैं। इसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये प्रश्न कई बार पुटअप हो चुका है कि गैल्वेनीकरण क्या है।
या यश दलेपन क्या है? तो ये प्रश्न आप अलग से याद करके जाना। इसे क्या कहते हैं? लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनीकरण या यश दलेपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है आपको। ये भी अच्छा प्रश्न है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है C5H10। इसमें 5 कार्बन परमाणुओं से बनी एक वलय रचना होती है। इसके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में 5 कार्बन परमाणु एक पंचभुज के रूप में जुड़े होते हैं, जहां प्रत्येक कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में एक बंध बनाता है और सभी परमाणु अपना अष्टक पूरा करते हैं। इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है? भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो पौधा कहां से प्राप्त करता है? भी पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, ये हवा से, मिट्टी से, सूर्य से प्राप्त करते हैं। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि कच्ची सामग्री कौन कौन होती है? भी कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, ये इन 3 तत्वों से प्राप्त होती है। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? यह भी अच्छा प्रश्न है। पादप में प्रकाश अनुवर्तन ऑक्सीन नामक हार्मोन द्वारा होता है। ये अच्छा प्रश्न। किस हार्मोन द्वारा होता है? भी ऑक्सीन हार्मोन द्वारा होता है। वैसे में ये प्रश्न आ सकता है। इसमें तना प्रकाश की ओर बढ़ता है। आपने देखे होंगे पेड़ हैं, जिस तरफ सूर्य की रोशनी ज्यादा आती है उनकी तरफ उनकी लंबाई बढ़ जाती है। प्रकाश पड़ने पर ऑक्सीजन छाया वाले हिस्से में इकट्ठा होकर कोशिकाओं को लंबा करता है। इससे प्रकाश स्रोत की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि यह प्रकाश से दूर बढ़ता है, जबकि जड़ प्रकाश से दूर ऋणात्मक बढ़ती है। अच्छा प्रश्न है ये। आपने देखे होंगे खेतों में 2 पौधे एक साथ खड़े होते हैं ना, तो एक तरफ पौधे की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, एक तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। वो ट्राई कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो आप इसमें बताएंगे डीएनए की प्रतिकृति जनन के लिए आवश्यक जरूरी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि आनुवांशिक जानकारी माता पिता से संतान में सही सही पहुंचे, इससे समान गुणों वाली संतान पैदा हो और साथ ही उनमें होने वाली सूक्ष्म भिन्नताएं प्रजातियों को बदलते वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दो अंक वाले प्रश्नों में आया हुआ है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताने। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए रियर व्यू शीशों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? भी उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये विस्तृत क्षेत्र को दिखाते हैं। दुकानों, एटीएम, सुरक्षा, सड़कों पर सुरक्षा दर्पण के तौर पर, ताकि एक बड़े क्षेत्र पर नजर रखी जा सके, छिपी हुई चीजों का पता लगाया जा सके, तो भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया। भी जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप बताएंगे जब हम आंख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं, जैसे हम दूर की तरफ देख रहे हैं, तो आंख के अंदर प्रतिबिंब दूरी रेटिना और लेंस के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह स्थिर रहती है, क्योंकि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। इससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, 6 वोल्टेज की बैटरी से गुजरने वाली एक कूलॉम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? भी तो इसका सूत्र क्या है? भी 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली एक कूलॉम की आवेश से 6 जूल ऊर्जा दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? भी 6 जूल। सूत्र यहाँ ऊर्जा का मतलब है W वाट, वोल्टेज है V, आवेश है Q। यहाँ देखो भी वोल्टेज ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है, ऊर्जा ज्ञात करनी है वाट में, तो 6V गुणा में 1 कूलॉम बराबर में 6 जूल आ जाएगा। जो क्या होता है? भी गुणा होता है। W का सूत्र क्या होता है? भी V गुणा में C, मतलब वोल्टेज गुणा में कूलॉम
ये क्यू, क्या सॉरी क्या है भी क्यू, तो यहाँ पर V का मान 6 और Q का मान कितना है भी 1 है, तो जूल कितना में आएगा भी 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि यदि वे ऐसा करती तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं होती, जो कि भौतिक रूप से क्या नहीं है भी असंभव है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, जिसे दिक् सूचक की सुई दिखाती है। प्रतिच्छेद करने पर सुई दो दिशाओं में इंगित करती है, जो संभव नहीं है। एक पारतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए। भी आपको किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है, आपने ये चित्र बनाना है, बुक से देख सकते हो। एक पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख, हम ये वीडियो के अंत में आपको चित्र दिखा देंगे। एक पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख सूर्य से होकर उत्पादकों से शाकाहारी फिर मांसाहारी अंततः अपघटकों तक एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, जिसमें हर अगले स्तर पर ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, लगभग 10%, और ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता। चित्र देखिए भी। खंड C में देखो भी, इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है जो 3-3 अंक के आने वाले हैं। इनमें आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा में भी मिलेगा। निम्न समीकरणों की को संतुलित कीजिए। समीकरण आपके जरूर आने वाली हैं, जैसे ए में आई हुए HNO3 प्लस CaOH क्या बनता है अभी CaNO2H2। इसमें क्या करेंगे भी, यहाँ पर जो HNO3 है इसमें 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे भी NO3 के नीचे क्या लिखेंगे भी 3 अणु लिखेंगे और यहाँ H2 के 2H2 करेंगे, ये संतुलित हो जाएगी। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इससे क्या बनता है भी सोडियम सल्फेट प्लस में H2O बनता है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या लगेंगे भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले क्या लगेंगे भी 2 लिखेंगे, H2SO4 है ही, फिर यहाँ पर क्या करेंगे भी जल से पहले 2 अणु H2O लिखेंगे, मोस्ट है। आगे देखिए भी, इसके अथवा में प्रश्न आया हुआ है उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लेकर एक उदाहरण लिखना है आपको। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है भी, परिभाषा ये रही, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बनने के दौरान उष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसे अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आप जरूर याद करके जाएंगे वार्षिक एग्जाम में। उदाहरण है मीथेन का दहन करते हैं, उसे जलाते हैं, तो CH4 प्लस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2O2, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल का निर्माण होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है भी, नाम से स्पष्ट है, उष्मा का शोषण करती है, तापमान कम हो जाएगा इसमें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के लिए उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। उदाहरण देखो भी, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनेगा भी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और उसका तापमान कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, मिशेल के निर्माण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाना है आपको। मिशेल के निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के अणु जो जल स्नेही शीरा और जल विरोधी पुंछ रखते हैं, गंदगी के कण को घेरकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिससे जल विरोधी पूंछे अंदर की ओर और जल स्नेही सिरे बाहर की ओर होते हैं। गंदगी पानी में घुल जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। ये अच्छा है, इसका चित्र भी आप बुक से देख के बना सकते हैं। और अथवा में इसके प्रश्न आया हुआ है, 2 प्रश्न आए हुए हैं। एक तो है ये 1.5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, इसमें 3 अंक के हो जाएंगे। ए में आया संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया समझाइए। याद रखना छोटे प्रश्न बड़े प्रश्नों के रूप में आ जाए, जैसे ए बे बना दिया, 1 2 3 इस प्रकार बनाए हुए आएंगे। छोटे प्रश्न ज्यादा याद करना आप। संकलन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ
आपस में जुड़कर एक नया और जटिल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया पढ़ी हमने, वो ये या त्रिआबाद टूटकर एकल आबंध बनाते हैं। सामान्यतः ए प्लस बी बराबर में ए बी होता है। उदाहरण के लिए एथीन का एक हाइड्रोजन के साथ संकलन होने पर इथेन बनता है। C2H4 है, यहाँ C2H6 बन जाएगा। ऑक्सी कारक किसे कहते हैं भी, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। ये अच्छा प्रश्न है। वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उसे ऑक्सीकृत करते हैं या खुद ऑक्सीजन देकर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर नर जनन तंत्र का चित्र बनाना है और विभिन्न भागों को समझाना है, और इसके तो हमारे मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है और उसके भागों को समझाना है। इस प्रकार आप नर जनन तंत्र का चित्र बना सकते हैं और इस प्रकार इनके जो पार्ट्स हैं उनके नाम बता सकते हैं। ठीक है, इसका वर्णन भी आप लिखित रूप में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्या है अभी मादा जनन तंत्र है, इसका भी उदाहरण आप दे सकते हैं और इसका चित्र इस प्रकार बनाकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका आया हुआ है। 17 में भी पार्ट अलग अलग हैं, ए और बे। 2 सवाल आए हुए, ये प्रत्येक पिछले साल भी वार्षिक एग्जाम में आए हुए थे। अब की बार भी आप याद करके जाना। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका सूत्र रहेगा I बराबर में V बटा में R। I का मतलब होता है धारा, एम्पियर धारा, और V का मतलब वोल्टेज, और R का मतलब प्रतिरोध। ठीक है, V बराबर में क्या है I बराबर में है V बटा R। V का मान 220 है और R का मान कितना है 1200। यहाँ क्या सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा 0.183 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ओनली भाग ही देना है। इसी प्रकार इसमें बे पार्ट है। एक किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध है 100 ओम मान लो। ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा निकलेगी भी, सूत्र वही लगने वाला है। तो इसमें 2.2 एम्पियर होगी। 220 वोल्ट बटा में 100 ओम बराबर में 2.2 एम्पियर आ जाएगा। खंड दे आपका आने वाला है। इसमें क्या है 4 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया, एक गवाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र लिखना है एक तो आपको, और बताइए कि ताजा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। तो यहाँ पर देखो भी क्या दिया गया है। बेकिंग सोडा सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 मिलकर दूध को थोड़ा क्षारीय बनाता है ताकि उसमें मौजूद लैक्टिक एसिड को बेअसर किया जा सके, जिससे दूध जल्दी खट्टा या खराब नहीं होता। बेकिंग सोडा मिलाने से दही बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है क्योंकि अतिरिक्त अम्ल को पहले बेकिंग सोडा से प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने या साबुन बनाने में किया जाता है। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है इसका 2 नंबर पार्ट है। तो आप बताएंगे बेकिंग सोडा मिलाने से दूध का पीएच क्षारीय हो जाता है। दही बनाने वाले जीवाणुओं को काम करने के लिए पहले इस बढ़ी हुई क्षारकता को खत्म करना पड़ता है, फिर अम्लीय माध्यम बनाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अम्ल को बनाने का में समय लगता है और दही देर से बनने में देरी होती है। आगे देखो धोने का सोडा या का रासायनिक सूत्र लिखकर एक प्रमुख उपयोग बताना है आपको। इसका प्रमुख उपयोग क्या बताएंगे साबुन और डिटर्जेंट बनाने में काम लिया जाता है। घरों की सफाई के लिए लिया जाता है इसका काम। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जाता है। सूत्र ये है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। इसके अथवा में प्रश्न आया आपके, निम्न में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। ये अच्छा प्रश्न है। सिरका, संतरा, इमली, टमाटर में आपको कौन सा अम्ल होता है उसका नाम बताना है। जैसे सिरका में क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। ये आप एबेसिडे वाले प्रश्नों में जरूर याद कर लेना। संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सिकल अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल भी होता है। 2 नंबर आया अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं समझाइए। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। वायुमंडल में क्या होता है प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा इसमें जो सल्फर
गैस है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं, तो इसे क्या होता है अभी अम्लीय वर्षा होती है। तभी क्या कहते हैं अभी बरसात की शुरुआती बरसात होती है, प्रारंभिक बरसात में आदमी को स्नान नहीं करना चाहिए बाहर, क्योंकि उससे चमड़ी संबंधी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कपड़ों में बदबू भी आती है सल्फर की। कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक जो आप काम में लेते हैं स्कूल में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो आप इसमें उत्तर दे सकते हैं, किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए चूने का उपयोग करता है, और मिट्टी में अधिक अम्लीय होने पर फसलें ठीक से नहीं उग पाती, तो ये कैल्शियम यौगिक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट सारी प्रकृति के होते हैं, जो मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन कर देते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसलें अच्छी होती हैं। आप क्या किसान हैं वो चूना डालते हैं खेतों में, क्यों डालते हैं? ये मोस्ट प्रश्न है, आप जरूर याद करके जाना। 19 नंबर प्रश्न है, वो भी 4 अंक आने वाला है। इसमें भी तीन पार्ट दिए गए। पहला पार्ट है मानव श्वसन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। आप चित्र बना सकते हैं, याद करके जाना। 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया, मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मानव के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? भी मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से रक्त के माध्यम से होता है। इतना भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन और लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर के ऊतकों तक पहुंचती है और वहां छोड़ दी जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रक्त में घुलती है, मुख्यतः बाइकार्बोनेट के रूप में या प्लाज्मा में घुली हुई, और फेफड़ों तक वापस पहुंचकर बाहर निकल जाती है, जिससे गैसों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। 3 नंबर प्रश्न इसका आया हुआ है। इसमें देखो पहला प्रश्न 2 अंक का है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है, ये 4 नंबर का टोटल पार्ट रहने वाला है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को किससे अभिकल्पित किया गया है? मतलब फेफड़ों में। यहां बताया गया है कि मानव फेफड़ों को कुपिकाओं की लाखों छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाओं के माध्यम से अधिकतम क्षेत्रफल के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी पतली दीवारें और कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं का घना जाल होता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कुशल विनिमय हो पाता है, और इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर तक हो सकता है। इसके अथवा हम देखो क्या प्रश्न आया हुआ है। पहला, इसमें भी 3 पार्ट आए हुए, 2, 1 नंबर के तीनों करने होते हैं। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा में आया हुआ प्रश्न। आप मानव हृदय का चित्र बना सकते हैं। और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करनी है। इसका उत्तर आप ये लिखेंगे कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण वह प्रक्रिया है जिससे रक्त एक पूरे चक्कर के दौरान हृदय से 2 बार गुजरता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनरेट और ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनरेट रक्त का पृथक्करण होता है, जो अलग अलग परिपथों के माध्यम से होता है। पहला, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ऑक्सीजन लेने के लिए, दूसरा शुद्ध रक्त को शरीर में बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, जो उच्च दक्षता और ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति के लिए आवश्यक है। बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इसका 3 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? ये तो आपको पता है, एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, जिसके कारण थकान आती है, कमजोरी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। ये लक्षण है। गंभीर मामलों में इसके परिणाम हृदय की गति का बढ़ना, संज्ञानात्मक कार्य में कमी, शारीरिक प्रदर्शन में गिरावट भी आ जाती है। और लास्ट प्रश्न रहेगा 20 नंबर, कांच की आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। इसमें भी 3 पार्ट आने वाले हैं। कांच की आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और फिर क्या है भी सघन से विरल माध्यम में बाहर निकलती है, जिससे वह 2 बार मुड़ती है, पहली बार अभिलंब की ओर, दूसरी बार अभिलंब से दूर। इसके परिणाम स्वरूप निर्गत किरण के समानांतर रहती है और थोड़ी पार्श्व रूप से विस्थापित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, प्रकाश का अपवर्तन का नियम बताना है आपको। मोस्ट प्रश्न है, याद करके जाना। प्रकाश के अपवर्तन के 2 प्रमुख नियम है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण या आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सभी एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है इन्हीं 2 माध्यमों व प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आयतन कोण की त्रिज्या ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और लास्ट है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसका 3 नंबर पार्ट है ये।
ठीक है। अपवर्तनांक एक माध्यम की यह विशेषता है जो बताता है कि प्रकाश अपने कितनी गति से चलता है। इसे निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपने पथ से मुड़ जाता है और अपवर्तनांक यह निर्धारित करता है कि प्रकाश कितना मुड़ा। इसके थोड़ा प्रश्न आया हुआ है, इसमें पार्ट नंबर 1 रहेगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकार समझाइए। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर पॉलिश होती है। दो प्रकार के होते हैं, अवतल अंदर की ओर मुड़ा हुआ, उत्तल बाहर की ओर उभरा हुआ। अवतल दर्पण शेविंग मिरर, डॉक्टर के सिर के टॉर्च व हेडलाइट के रूप में उपयोग आता है। और अवतल दर्पण का उपयोग, इसमें 2 नंबर प्रश्न है, इसको बताना है आपको। तो ये पहले बताया जा चुका है, यहाँ पर आप ज्यादा वर्णन करना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं। शेविंग दर्पण के रूप में, डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर के रूप में, टॉर्च व हेडलाइट के रूप में, और सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। का लास्ट प्रश्न है, आवर्धन किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र लिखिए। परिभाषा है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यह बताता है कि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या छोटा होता है, वह सीधा है या उल्टा। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र देखो भी। गोलीय दर्पण का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र क्या है भी, m बराबर में HI बटा में HO बराबर में -V बटा U। इसमें m का मतलब आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन। HI का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, इमेज हाइट बोलते हैं इसको। और वस्तु की ऊंचाई है, ऑब्जेक्ट हाइट को HO नाम दिया गया है। V का मतलब है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। और U का मतलब है दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।